Hello everyone and welcome to my channel Being Doctor and welcome to the part 4 of the NCERT PDF highlight series of the cell the unit of life। तो कैसा लगा बाकी पार्ट 3 के वीडियो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना और उनको भी शेयर करना, लाइक भी ज़रूर से करना और ये भी बताना ये चैप्टर जो है वो अब एंड पर है। ये पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 5 आएगा, देन उसके बाद सेल चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सेल के क्वेश्चंस में मैं पहले ही कम्युनिटी पर डाल चुकी हूँ तो मैं इसके क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी हो बताना, नहीं बताओगे तो मैं अपने से ही सोच के करवा लूँगी। खैर, तो चलो पार्ट 3 तक वीडियो में हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट हो गया था। अब पार्ट 4 जो है वो प्लास्टिड्स से मैं आज से स्टार्ट करती हूँ। प्लास्टिड्स हमारी जो है वो प्रेजेंट होती हैं जितने भी हमारी प्लांट की सेल्स है और यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड जो होती है हम पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हम पढ़ेंगे जो होती है ये ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि इसमें प्लांट की भी बिहेवियर्स होती है, एनिमल की भी बिहेवियर्स होती है। प्लांट की बिहेवियर जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यूग्लिनॉइड जो होती है ये हमारी ऑटोट्रोफिक हो जाती है, यानी कि ये अपने खाना खुद ही बनाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट यूग्लिनॉइड जो होती है ये हमारी हेट्रोट्रॉफिक हो जाती है, यानी कि ये रिलाई करती है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म उसकी अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं ये हमारी माइक्रोस्कोप्स में इजीली ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं क्योंकि ये हमारी लार्ज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी सी बड़ी होती है प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम देख सकते हैं लेकिन उतनी ईजिली ऑब्जर्वेबल नहीं होती है जितना अच्छे से हमें प्लास्टिड्स दिख जाता है। और कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स कंटेन करती हैं जो कि इसको इम्पार्ट करती है कलर्स। और इसी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स जो होते हैं वो हमारी क्लासिफाइड होते हैं इनटू द 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारी कलरलेस होती है, क्लोरोप्लास्ट हमारी ग्रीन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होती है और क्रोमोप्लास्ट हमारी जो होती है वो कलर्ड पिगमेंट्स इसमें होती है। क्रोमैटिक विजन, क्रोमैटिक से हमारा दिमाग में आ रहा है कलर्ड होगा। क्लोरो बचपन से पता है ग्रीन कलर। ल्यूको एक याद रखो, ल्यूकोसाइट्स हमारी WBC वाइट कलर की होती है, तो उसी से ध्यान रखो। ल्यूकोप्लास्ट हमारी कलरलेस होती है। क्लोरोप्लास्ट में हमारे क्लोरोफिल होती है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होती है। इसका डिटेल हम जो होती है वो प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस में हमारी जो है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो हम वहाँ पर देखेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी और ये हमारी किस तरीके से हेल्प करती है वहाँ पे देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट जो कि हमारी कलर्ड पिगमेंट होती है, इसमें हमारी फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती है लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीनॉइड हमारी जो होती है वो विटामिन ए की प्रिकर्सर होती है कैरोटीन, और ये हमारी कैरेट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। विटामिन ए हमारी जो कि फैट सॉल्युबल एक हमारी विटामिन है जो कि प्रिवेंट करती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ज़ैंथोफिल्स भी हमारी प्रेजेंट होती है और येलो, ऑरेंज और रेड कलर की होती है। मतलब प्लांट के पार्ट को, जैसे कि हमारी लीव्स ही हो गई, फ्रूट हो गया उसका, या फिर फ्लावर हो गए, उसको ये क्रोमोप्लास्ट ही हमारी कलर प्रोवाइड करती है। ल्यूकोप्लास्ट हमारी कलरलेस होती है और ये जो होती है वो हमारी स्टोर करती हैं सब्सटेंसेस, स्टोर मतलब न्यूट्रिएंट्स अपने स्टोर करते हैं अपने अंदर। कलरलेस होती है तो न्यूट्रिएंट स्टोर करती है तो उसको कोई कलर की ज़रूरत नहीं है। ये 3 तरीके के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट हमारी एल्यूरॉन लेयर से याद रखो, जो कि मेज़ में हमारी एल्यूरॉन लेयर होती है वो भी हमारी एक प्रोटीन की लेयर होती है। वही चीज़ ये एल्यूरोप्लास्ट हमारी प्रोटीन को स्टोर करती है। एलियोप्लास्ट हमारी ऑयल्स, इसमें एलियो से याद रख सकते हो कि एलियो में हमारी आई आ रही है, IO आ रही है, तो ऑयल्स एंड फैट्स हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि IO ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल्स OI एंड IO। कार्बोहाइड्रेट जो अमाइलोप्लास्ट है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज से तो स्टार्च ही हमारा पता चलता है और एल्यूरो से प्रोटीन याद रखो। वैसे इसमें भी हमारा बन सकता है एल्यूरो ROP तो PRO, ROP PRO, खैर बेकार ट्रिक है, लेकिन ये एलियो से याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट जो होती है हमारी, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हमारी फाउंड होती है इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में हमारी जो होती है वो मीजोफिल सेल्स में हमारी उसमें पाई जाती है। डाइकॉट में हमारी डॉर्सीवेंट्रल होती है, यानी कि हमारी नीचे की तरफ ज़्यादा लीव्स होती है, और मोनोकॉट्स में हमारी दोनों तरफ अपर लेयर और उसके लोअर लेयर में हमारी दोनों तरफ हमारी इक्वल ही अमाउंट ऑफ जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है।
तो उसकी जो क्लोरोप्लास्ट की नंबर है ये हमारी वेरी करती है, एक यानी तो ये हमारी 1 पर सेल हो ऑफ द क्लैमिडोमोनास, या नहीं तो 20 से 40 पर सेल हो सकती है मीजोफिल्स में। तो इसमें जो होती है क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये हमारी डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। इसमें एक आउटर लेयर, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है, सब्सटेंसेस को अलाउ करती है पास होने के लिए, लेकिन वहीं इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी लेस परमिएबल होती है। उसमें जो बीच में क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो फ्लूइड हो गई वो हमारी स्ट्रोमा होती है, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, वो फ्लूइड होती है, स्ट्रोमा होती है। और इसमें जो होती है वो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे। तो उस फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स को के एक सैक को हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स, और थैलाकॉइड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रोमा। और अगर बहुत सारे थैलाकॉइड्स को हम एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो वो हमारे एक कॉइन्स की तरह पाइल ऑफ कॉइन बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्राना। बहुत सारा कॉइन है, एक कॉइन को हमने बोला थैलाकॉइड, और वही कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके रख दिया, वो हमारी ग्राना हो गई। ठीक है, या फिर इंटरग्रानल थैलाकॉइड्स, यानी तो और क्या बोल सकते हैं, ग्राना बोले या नहीं तो इंटरग्रानल थैलाकॉइड्स। इन एडिशन फ्लैट मेम्ब्रेनर ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे कॉइन के पाइल्स रखे हैं, तो उन कॉइन्स के पाइल्स को जो लिंक करते हैं वो हमारी होती हैं स्ट्रोमा लैमेले, कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हमारी एंजाइम्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्पोइडेंट्स थे, यानी कि इवोल्यूशन जब हो रहा था तब ये हमारे सेल के बाहर अपना एक अलग से ये सेल थे, लेकिन बाय द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये हमारे सेल में मर्ज हो गए और फिर ये हमारी सेल में ही रहने लगे। तो इनके पास ये खुद पहले सर्वाइव करते थे, तो इन दोनों के पास अपनी खुद की डीएनए है, खुद की आरएनए, खुद के डीएनए रहती थी और खुद के राइबोसोम्स रहते थे जो कि इनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। लेकिन बाय द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये हमारे सेल में मर्ज हो गए, लेकिन इनके डीएनए और राइबोसोम्स इनमें से हमारी नहीं गई। क्लोरोफिल्स पिगमेंट जो होती है प्रेजेंट होती है थैलाकॉइड्स में। क्लोरोफिल की जो पिगमेंट्स है जो कि उसको ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं वो हमारे थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि लाइट को परसीव करते हैं और फिर लाइट रिएक्शन से हमारी जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी वगैरह करवाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द शुगर स्टार्च करवाते हैं। और राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो स्मॉलर होती है, यानी कि 70s। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारी 70s राइबोसोम्स होती है और क्लोरोप्लास्ट में भी हमारी 70s होती है। थैलाकॉइड में हमारी जो होती है वो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है, जो कि एक PS1 हो गई और PS2 हो गई। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन ये हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। स्ट्रोमल लैमेली में हमारी सिर्फ PS1 हो रही है, यानी कि लाइट रिएक्शन जो कि साइक्लिक होती है, और स्ट्रोमा में हमारी जो होती है वो डार्क रिएक्शन होती है जो कि हमारे शुगर का सिंथेसिस करवाती है। राइबोसोम हमारी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। जॉर्ज पैलेट ने इनका 1953 में इनको जो है वो फाइंड आउट किया था। लार्ज सब यूनिट है और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होती है और प्रोटीन्स भी हमारी प्रेजेंट होती है। साइटोस्केलेटन और राइबोसोम जो होते हैं वो ही दोनों हमारे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो हमारी मेम्ब्रेन लाइंड होती है। मैंने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में ही बताया था ये। यूकैरियोटिक वाली 80s होती है और 70s वाली राइबोसोम जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। एस जो होती है ये हमारी स्वेटबर्ग्स यूनिट होती है जो कि एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होती है। इनडायरेक्ट मेजर है हमारी डेंसिटी और साइज की। नाउ साइटोस्केलेटन से बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। क्या था कि साइटोस्केलेटन किस में इन्वॉल्व होती है, मतलब ये जो ब्लू से मैंने मार्क किया ना, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, इससे हमारी क्वेश्चन आई थी कि विच ऑफ द फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन द साइटोस्केलेटन विच परफॉर्म्ड बाय साइटोस्केलेटन। और तो अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसमें से आंसर जो था वो हमारी मोटिलिटी ही थी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। साइटोस्केलेटन जो होती है ये हमारी नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर से, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर से बनी होती है जो कि हमारी प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं है कि साइटोस्केलेटन कोई एक ऑर्गेनल है, ये हमारी साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से स्कैटर्ड रहती है। और ये हमारी जो होती है शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड करवाती है, शेप ऑफ द सेल बताती है कि सेल का शेप क्या रहेगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और उसका मोटिलिटी करवाती है। मतलब इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर,
एक नेटवर्क है, मतलब कि कोई ऑर्गेनल नहीं है, एक नेटवर्क है, फिलामेंट है, प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर है, जो कि कंसिस्ट करते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 तरीके के फिलामेंट्स हो गए इनमें, और जो कि प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, और इन सब को हम मिला करके बोलते हैं साइटोस्केलेटन, और इन्वॉल्व होती है बहुत सारी फंक्शंस में, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शिप। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमारी जो हो गई अलग अलग फंक्शंस हो गए, जैसे कि मैं बताती हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी हो गई ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स होती है, फिर हमारी मूवमेंट में हेल्प कर, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प कर गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल्स में हेल्प करती है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती है वो हमारी शेप में हेल्प करती है। इसको लिख लो, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल में हेल्प करती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारी हेल्प करती है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और माइक्रोफिलामेंट जो होती है ये हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। माइक्रो फिलामेंट्स में हमारी आ गई एक्टिन और मायोसिन, जो कि हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है और हमारी मूवमेंट करवाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर मूवमेंट, सेल की कॉन्ट्रैक्शन में हमारी हेल्प करवाती है। तीनों का मैंने बता दिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल का मूवमेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट शेप ऑफ द सेल, और माइक्रोफिलामेंट्स हमारी एक्टिन और मायोसिन, जो कि मसल की मतलब जो कि सेल की कॉन्ट्रैक्शन में करवाती है और उसको स्ट्रेंथ देती है। नाउ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलियो फ्लैजेला जो होती है ये हमारी हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि सीलियो और फ्लैजेला हमारी कहाँ से आ रही है, तो ये हमारी जो होती है हेयर लाइक आउटग्रोथ आती है, हेयर लाइक होती है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। सीलिया हमारी स्मॉल स्ट्रक्चर होती है और मूवमेंट करवाती है, या नहीं तो सेल की या नहीं तो सराउंडिंग फ्लूइड की, थ्रेड लाइक होती है, मूवमेंट करवाती है, सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगी, यानी तो सराउंडिंग फ्लूइड में जो कि ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है तो हमारी म्यूकस का हेल्प करवाती है। फैलोपियन ट्यूब में हमारी ओवा की मूवमेंट करवाती है। फ्लैजेला जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेल मूवमेंट। सीलिया का हमारा 2 फंक्शन हुआ, या नहीं तो वो खुद की सेल को मूव करवाएगा, या नहीं तो वो सेल के ऊपर जो उसकी सब्सटेंस है यानी कि सराउंडिंग फ्लूइड है उसको मूव करवाएगा। लेकिन फ्लैजेला जो कि है जिस सेल में होगी वो सिर्फ उसी सेल के ही मूवमेंट में हेल्प करेगा। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की जो फ्लैजेला है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला दोनों जो होती है वो अलग होती है। इसकी फ्लैजेला जो होती है मतलब यूकैरियोटिक फ्लैजेला इस तरीके से इनमें जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, और जो प्रोकैरियोटिक की फ्लैजेला है उसमें जो होती है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, यही 3 स्ट्रक्चर होती है। जब सीलियम और फ्लैजेलम का हमने जब स्टडीज़ किया तो उसमें हमारे जो वो पता चला कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। उसके कोर को हमने बोला एक्सोनेम, जो कि उसके सेंटर में है, उसके कोर को हमने बोला एक्सोनेम, और ये हमारी कंटेन करती है नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हमारी कंटेन करती है जो कि पैरेलली रन करते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनेम के पास हमारी 9 डबलेट्स होती है। इसमें मैं क्या ही समझाऊँ, ये बस रीडिंग का ही है, मतलब इसको पढ़ के ही याद करना होगा, लेकिन खैर एक्सोनेम जो होती है वो हमारी 9 डबलेट्स की बनी होती है जो कि पैरेलली रन करते हैं, और पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड, एक सेंटर पे हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। देखो सेंटर पे हमारी ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये हमारी जो होती है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की डबलेट्स है। ये हमारी डबलेट्स के फॉर्म पे हमारी जो होती है वो 9 होती है, और ये अंदर 2 होती है, तो ये 9+2 अरेंजमेंट होती है हमारी सीलिया एंड फ्लैजेलाज में, ठीक है। और कनेक्टेड होती है बाय द ब्रिजेस। इनके बीच में हमारी जो देखो ये ग्रीन से दिख रहा है, ये है हमारी इंटर डबलेट ब्रिजेस, ये इससे कनेक्टेड होती है, और ये एक हो गई हमारी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और इनमें जो होते हैं ये हमारी 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, ये रेडियल स्पोक्स हो गई जो कि हमारी निकली रहती है हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। यानी कि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई उसकी डबलेट होती है, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की डबलेट हो गई और 9 रेडियल स्पोक हो गई, यानी कि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक, तो 9 रेडियल स्पोक्स हो गई। और ये सारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो कनेक्टेड होती है थ्रू अ ब्रिज, और एक सेंटर में हमारे जो होती है वो सेंट्रल शीथ होती है, उस सेंट्रल शीथ के अंदर हमारी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है, वो भी आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ ब्रिज। तो यही है, connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes.
पेरिफेरल डबलेट्स भी हमारी कनेक्टेड होती है बाय लिंकर्स, और सीलियम फ्लैजुलम दोनों हमारी इमर्ज करती है फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अब हम आते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स पे। ये हमारी सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। एक हमारी दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रियोल हमारी एक स्ट्रक्चर हो गई। अभी इसका फोटो में फोटो तो नहीं है खैर इसमें एनसीईआरटी में, मतलब जिस तरीके से ये है ना, ये यही चीज़ होती है हमारी सेंट्रियोल एक, लेकिन इसमें जो होती है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है, तो 9+0 अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इसमें जो होती है वो हमारी ट्रिपलेट्स होती है, स्पोक्स जो होते हैं ये हमारी, जैसे कि सीलियम और फ्लैजुलम में हमारी ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की डबलेट्स है ना, तो यहाँ पे हमारी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, और ये सेम लगभग अरेंजमेंट होती है। ये हमारे इंटरडबलेट ब्रिजेस जो होती है उनसे कनेक्टेड होती है, लेकिन ट्रिपलेट्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हमारी नहीं प्रेजेंट होती है, और 9+0 अरेंजमेंट होती है। ये हो गई हमारी एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। दो सेंट्रियोल अगर हमारी परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है तो वो हमारी हो गई सेंट्रोजोम। इसमें एनिमल सेल में वहाँ पे छोटा सा फिगर बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी ने सीलियम फ्लैजुलम में हमारी बनाई तो है, लेकिन उन्होंने ये, हाँ ये रहा सेंट्रियोल, जो मैंने मेंशन मार्क भी किया हुआ है, देखो ये हमारी जो है जो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, एक दो ट्यूब्यूल्स हैं माइक्रो ट्यूब्यूल जो कि सिलेंडर टाइप्स है, तो ये इन दोनों को अगर हम मिला के बोले जो कि 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली एक दूसरे से अरेंज्ड है, तो ये हमारी हो गई सेंट्रोजोम। और अगर एक सिर्फ हम ब्लू कलर से बाउंड्री किया हुआ है, अगर सिर्फ हम उसको कंसिडर करें तो वो हमारी हो गई सेंट्रियोल। और इसी सेंट्रियोल को हमने जो है वो सिलेंड्रिकल लाइक है ना, तो उसको ऊपर से देख रहे हैं। उसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये सीलियम फ्लैजुलम से इंटरलिंक करवा के, तो मान के चलो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा मैंने बताया, जो ऊपर से हम अगर देखेंगे तो वो किस तरीके से लगेगा, और अगर उसको परपेंडिकुलरली अरेंज कर दिया जाए तो वो एक सिलेंड्रिकल लाइक है, तो परपेंडिकुलरली अरेंज करेंगे तो वो हमारी सेंट्रोजोम उनको बोलेंगे। और ये हमारी सराउंडेड होती है बाय द अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अमॉर्फस यानी कि हमारी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर से हमारी जो होती है वो हमारी कवर्ड होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन होती है। 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, जो इनमें पेरिफेरल फिब्रिल जो कि ट्रिपलेट होती है मैंने बताया, ये याद रखना ये हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है, और हर एक पेरिफेरल फिब्रिल जो होती है वो हमारी ट्रिपलेट होती है। एडजेसेंट फिब्रिल भी हमारे एडजेसेंट ट्रिपलेट भी हमारी लिंक्ड होती है। सेंट्रल पार्ट जो होती है उसको हम हब बोलते हैं, वो भी हमारी प्रोटीनिशियस होती है, और रेडियल स्पोक्स भी इसमें प्रेजेंट होती है जो कि हमारी प्रोटीन की बनी होती है। सेंट्रियोल हमारी बेसल बॉडी फॉर्म करती है सेंट्रियोल्स हमारी जो होती है बेसल बॉडी बनाती है ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, मतलब एक बेस हो गई, और उसकी वो जो बेसल बॉडी होती है वो हमारी जो होती है वो सीलिया फ्लैजुला की और स्पिंडल फाइबर्स की बनी होती है। सेंट्रियोल में हमारे स्पिंडल फाइबर्स होती है जो कि गिव राइज करते हैं टू द स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एनिमल्स। सेल डिवीजन के टाइम में हमारी सेंट्रियोल जो होती है वो हमारी स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारी हेल्प करती है इन द सेल डिवीजन में एनिमल्स की। न्यूक्लियस बचा, क्रोमोसोम्स बचा, ये मैं कल बताऊंगी। ये देखो मैंने समरी भी हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि समरी में भी बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जैसे कि छोटा सा नमूना दिखाती हूँ। ये रहा, देखो ER हेल्प्स, ये लाइन देखो, ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, RER करता है। लिपोप्रोटीन्स SER करता है। एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ से आया, ये है भाई NCERT मेन अंदर नहीं लिखा है, लेकिन बाहर एक लाइन में लिखा है, तुम पढ़ तो लोगे, प्रोटीन्स लिपोप्रोटीन्स लिख भी दोगे। और अगर क्वेश्चन में आ गया ये ऑप्शन नहीं है, ग्लाइकोजन अगर ऑप्शन में है तब बोलेंगे क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर बाद में आके देखेंगे समरी में यहाँ तो लिखा हुआ था जब टीचर्स बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से NCERT को ना दिमाग खोल के पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने भी कितने बार NCERT को रीड किया है, तब जाकर के मुझे ये सब पॉइंट्स मिले हैं, इतने छोटे छोटे। पहली बार रीड करोगे तो क्या ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे तुम 10-12 बार भी रीड करोगे तो ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, दिखता ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, रीडिंग करते रहोगे दिखेगा ही नहीं आंखों से कि कहाँ पर है।
ज़्यादा नहीं है, ये क्रोमोसोम बचा। न्यूक्लियस में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत कुछ है बताने को, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, सिंपल वे में जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फाइनली बस अब एक और पार्ट बचा है वीडियो का, उसके बाद ये सेल चैप्टर जो है वो ख़त्म होगा। मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ये डिले हो गया था, ये सब इसके जो है वो वीडियोज़ आने में, खास करके पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। बट डोंट वरी, अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगी और आगे से पक्का से कंटिन्यू ही रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर आई एम थिंकिंग क्या स्टार्ट किया जाए। जैसा भी बोलो, मैंने तो लास्ट वीडियो में मॉर्फो वगैरह बोला था पार्ट 3 में, लेकिन फिर भी सोचते हैं क्या सही रहेगा, क्या बेहतर रहेगा, जो कि तुम लोग के लिए बेनिफिशियल हो, तुम लोग को समझ में आना चाहिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। ये PDF चाहिए, मिलेगा जब इसका पार्ट 5th वीडियो जब आ जाएगा, पार्ट 5th वीडियो जब आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं ये PDF शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने दोस्तों तक भी ये सब वीडियो शेयर करना और उनको बोलना अपने, फिर फर्दर वो लोग दोस्तों तक शेयर करें और सब कोई देखे, लाइक करे, शेयर करे और इसको कमेंट करे। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करवाना, बीइंग डॉक्टर। और आगे भी इस तरीके से चलते रहेंगे वीडियोज़। एंड तो चलो, आज का वीडियो एंड होता है। अब पार्ट 5th वीडियो भी आएगा जल्दी से, उसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।